हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रेणी में आज हम राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांत से सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है, यह कथन किसका है? तो क्वेश्चन पूछा गया है कि राजनीतिक जो चिंतन शुरू हुआ था इसके यूनानियों से ही शुरू हुआ था और यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो इसका आंसर हो जाए बार्कर के द्वारा, यानी एडमंड बार्कर ने कहा था कि राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से रीड कर सकते हैं। प्रोफेसर बार्कर के अनुसार राजनीतिक चिंतन का प्रारंभ यूनानियों से होता है। इसका उद्गम यूनानी मस्तिष्क की शांत और स्पष्ट विवेकशीलता से संबंधित है। इस प्रकार आधुनिक राजनीतिक विचारक प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतन को राजनीति शास्त्र का उद्गम मानते हैं और इन्हीं के द्वारा जो शब्दों में कहा गया था कि यूनानियों की सबसे बड़ी देन यह है कि इन्होंने राजनीतिक चिंतन का आविष्कार किया। इसी बात का प्रोफेसर मैकीवेल ने भी इस प्रकार लिखा है कि राजनीतिक संबंधों का विचार जो धारा यूरोपियन जगत में तथा यूरोपियन संस्कृति से प्रभावित देशों में बह रही है, उसका प्रारंभ यूनानियों से हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। ये जो कथन है किससे संबंधित है? ये लास्की से संबंधित है। इसका आंसर जो है सी राइट हो जाएगा। तो लास्की कहते हैं कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। ये कोटेशन जो है हेरोल्ड लास्की के द्वारा कहा गया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि समानता की बात करते हैं लास्की। आर्थिक समानता के अभाव में व्यक्तित्व के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। प्रत्येक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के समान अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का अधिकार मिलना चाहिए। ये लास्की के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, मनु ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो मनु के द्वारा मंडल सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत और शक्ति सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे दिया नहीं गया है। तो देख लेते हैं मनु के द्वारा कौन कौन से सिद्धांत दिए गए थे। आप देख सकते हैं मनु ने मंडल सिद्धांत और सप्तांग सिद्धांत दोनों का प्रतिपादन किया था। तो उपयुक्त प्रश्न में विकल्प ए और बी दोनों सत्य हैं, और तो आंसर में जो है ए और बी नहीं दिया गया, इसलिए जो है इसका आंसर एनटी के द्वारा नहीं दिया गया है। इसलिए मनु के द्वारा दोनों सिद्धांत दिए गए हैं, मंडल सिद्धांत और सप्तांग सिद्धांत। मनुस्मृति के अध्याय 9 के श्लोक 294 में कहा गया है कि स्वामी, मंत्री, पुर, राष्ट्र, कोष, दंड और मित्र ये 7 राज्य की प्रकृतियां हैं। इनसे युक्त जो है राज्य सप्तांग कहलाता है। इसी प्रकार मनु ने परराष्ट्र संबंधों पर विचार करते हुए 2 प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ये हैं मंडल सिद्धांत और सांडगुण नीति, इनके द्वारा दी गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वो राजनीतिक रूप से भी सही नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है तो वह राजनीतिक रूप से भी कभी भी सही नहीं हो सकता। एम के गांधी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, ठीक है। एम के गांधी ने साधन और साध्य की पवित्रता पर विचार करते हुए साधनों की पवित्रता पर अधिक बल दिया था। उनकी मान्यता थी कि गलत साधनों से ही सही साध्य की प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। इसी आधार पर उन्होंने माना कि जो नैतिक दृष्टि गलत है वह राजनीतिक रूप से कभी भी सही नहीं हो सकता। इसीलिए गांधी जी के द्वारा कहा गया था, आप कोई भी काम करते हैं अगर उसको नैतिक दृष्टि से वो काम नहीं किया गया है तो वो काम कदापि भी सफल नहीं हो सकता। यानी उसको, ठीक है, गलत तरीके से आप उस काम को करेंगे तो आप उसमें जो है सफल नहीं हो सकते। ये महात्मा गांधी के द्वारा साधन और साध्य के माध्यम से समझाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, गांधीवादी विचारों में निम्न में से कौन से संघर्ष प्रमुखता से अव्यक्त नहीं होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गांव और शहर में संघर्ष। ये महात्मा गांधी के द्वारा नहीं है, विचारों से संबंधित नहीं है। श्रम और पूंजी में संघर्ष की बात कही गई थी, काश्तकार और भूस्वामी में संघर्ष की बात की गई थी, ब्राह्मण और दलित में संघर्ष की बात भी की गई थी, लेकिन गांव और शहर में संघर्ष की बात गांधी जी के द्वारा नहीं कहा गया था। ठीक है, वो गांवों को ही जो है भारत का स्वर्ग या भारत में जो विकास की बात है गांवों से ही वो
प्रमुखता देते हैं। गांवों से ही लघु कुटीर और कुटीर उद्योग की बात भी महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। आप देख सकते हैं इसको। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो राष्ट्रीयता जो है सभ्यता के लिए खतरा है, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए खतरा है, यह कथन रविंद्रनाथ टैगोर का है। रविंद्रनाथ टैगोर की विचारधारा में विश्व बंधुत्व का तत्व गहरे से समाया हुआ था। उनका मानवतावाद सीमाहीन था। उनके मानवतावाद में जाति, धर्म, भाषा, रंग एवं सीमा जैसे तत्वों का कोई स्थान नहीं था। वे विश्व बंधुत्व के पोषक थे और विश्व की समस्त संस्कृतियों को सुंदर मानते थे। वे भारतीय शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी भाषा के विरोधी थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्रवादी होने के साथ ही साथ वे अंतर्राष्ट्रीयतावाद के भी समर्थक थे। जिस प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भी इंग्लिश का जो है विरोध किया गया था, ठीक है, अंग्रेजी भाषा के विरोधी थे, ये हिंदी को ही प्राथमिक स्तर में चलाने की बात इनके द्वारा कही गई थी। उसी प्रकार महात्मा गांधी के द्वारा भी प्राइमरी लेवल में मातृभाषा को ही अपनाने की बात कही गई थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दंड का एक सिद्धांत नहीं है? तो दंड का सिद्धांत कौन सा नहीं है? वितरणात्मक, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिशोधात्मक, प्रतिरोधात्मक और सुधारात्मक तीनों क्या है? दंड के सिद्धांत हैं, लेकिन वितरणात्मक जो है दंड का सिद्धांत नहीं है। आप देख सकते हैं इसको। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से असुमेलित बताइए, ठीक है। तिलक, बिपिन चंद्र पॉल, गोखले, नौरोजी, नेहरू, बोस, जयप्रकाश और लोहिया। अब देखिए, पहला ए बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल दोनों राइट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों उग्रवादी विचारधारा से थे। और गोपाल कृष्ण गोखले और दादाभाई नौरोजी दोनों नरम स्वभाव के थे, ठीक है, ये उदारवादी विचारक थे, ये भी राइट हो जाएगा। और जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया दोनों समाजवादी विचारक हैं, ये भी दोनों राइट हो जाएगा। यहाँ पे सी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवादी थे और बोस जो है उग्रवादी स्वभाव के थे, तो इन दोनों की विचारधारा अलग अलग थी, तो इसमें सी जो है सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से एक बार रीड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक मनु को माना जाता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म की चर्चा की गई है। मनु ने मानव जीवन को उन्नत, प्रगतिशील, राष्ट्र रक्षा, राजधर्म और मानव धर्म के मापदंडों के आधार पर राज्य को सुबल और सुव्यवस्थित बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सप्तांग सिद्धांत का संबंध है। तो सप्तांग सिद्धांत का संबंध किससे है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी राजनीतिक व्यवस्था से। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत का अर्थ जो है राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है। आप देख सकते हैं, भारतीय राजनीतिक चिंतन में राज्य का सप्तांग सिद्धांत महत्वपूर्ण अवधारणा है। इस सिद्धांत के आधार पर राज्य के प्रमुख 7 अंगों क्रमशः स्वामी, अमात्य, स्वामी का मतलब राजा, अमात्य का मतलब उसका मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र का वर्णन करते हुए संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या की गई है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न राजनीतिक शैलियों के प्रवचन की बात करता है? तो मॉरिस जोन्स, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं मॉरिस जोन्स ने प्रसिद्ध रचना द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल ऑफ इंडिया में भारत के राजनीतिक जीवन को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। ठीक है, वो कौन श्रेणियां थी? आधुनिक, परंपरावादी और संतवादी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के सप्तांग सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? सामंत एवं गुरुकुल इसमें सम्मिलित नहीं है। राजा और कोष की बात की गई है, मित्र और बल की बात भी की गई है, मित्र और कोष की बात भी की गई है, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं सप्तांग सिद्धांत का मतलब है राजा, स्वामी, अमात्य, मंत्री, जनपद या प्रादेशिक क्षेत्र, दुर्ग का मतलब होता है किला और राजकोष, और दंड का मतलब सेना से संबंधित, और अंतिम जो है मित्र, इन सभी को मिला के सप्तांग सिद्धांत दिया गया था। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? तो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है बार बार। तो मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में शांति पर्व में कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं? तो शांति पर्व में कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं? 2, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे,
इनमें से कौन सा चिंतक अर्थशास्त्र परंपरा का चिंतक है? तो अर्थशास्त्र परंपरा का चिंतक कौन है? वातव्याधि, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए वह पाप के समान है। यह कथन किसका है? यह मनु के द्वारा कहा गया था कि अगर राजा अपने राज्य में चोरी होने पर चोरी का पता नहीं लगा पाता है तो वह पाप के समान है। ये मनु के द्वारा कहा गया था। इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। राज्य के दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राजा किसी भी गलती के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। यदि राजा चोरी का पता लगवाने में असमर्थ है तो वह ईश्वर के समक्ष पाप का भागीदार होगा। ये मनु के द्वारा कहा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक गांधी जी के सत्याग्रह का साधन नहीं है? असहयोग बिल्कुल राइट है। सविनय अवज्ञा, ये भी उपवास और सामाजिक बहिष्कार और हिंसक कार्य। हिंसा की बात महात्मा गांधी के द्वारा नहीं की गई थी, इसलिए डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। बाकी पहला, दूसरा, तीसरा राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राजनीति के गांधीवादी मॉडल में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो नीति, धर्म और मानवता की बात गांधी जी के द्वारा की गई थी गांधी मॉडल में, और सत्ता की बात इनके द्वारा नहीं की गई थी। डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। देख सकते हैं, राजनीति के गांधीवादी मॉडल में सत्ता की राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है। गांधी जी की नीति थी धर्म की राजनीति के साथ मिलाते हुए राजनीति को मानवता की सेवा का साधन बनाना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार इनमें से किसके निकट थे? तो महात्मा गांधी के विचार जो थे दार्शनिक और अराजकतावादी विचारों से संबंधित थे। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार दार्शनिक और अराजकतावादी यानी फिलोसॉफिकल अनार्किज्म से थे, क्योंकि गांधी राज्य विरोधी थे। ठीक है, जिस प्रकार मार्क्स के द्वारा भी इसका विरोध किया गया था, उसी प्रकार गांधी भी जो है राज्य विरोधी थे। वे मार्क्सवादियों तथा अराजकतावादियों के समान एक राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। वे दार्शनिक, नैतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक कारणों के आधार पर राज्य का विरोध करते थे तथा उनके सिद्धांतों को दार्शनिक और अराजकतावाद कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है, यह कथन किसका है? आप एनालिसिस वैसे ही कर सकते हैं। ये कोटेशन जो है महात्मा गांधी के द्वारा कही गई थी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो परमात्मा ही सत्य है और सत्य ही परमात्मा है, यह उनकी जो बुक लिखी गई थी ट्रूथ इज गॉड, ठीक है, उसमें ये शब्द उनके द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा कहे गए थे, ट्रूथ इज गॉड में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के अस्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सबसे पहली बार जो सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, जब महात्मा गांधी जो है 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी के सिलसिले में, ठीक है, केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, तो वहीं से इनके द्वारा ये सर्वप्रथम शुरू किया गया था। भारत के व्यापक रूप से सत्याग्रह का प्रयोग करने से पूर्व गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ इस अस्त्र का प्रयोग कर चुके थे। ये देखिए, आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किसने सत्याग्रह को अपनाया था? तो महात्मा गांधी, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है? ये महात्मा गांधी के द्वारा ही कहा गया था। ठीक है, गांधीवाद नाम की कोई चीज नहीं है, 1936 में महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। क्यों कहा गया था ये देख सकते हैं। गांधी जी की शिक्षाओं को अक्सर गांधीवाद के नाम से संबोधित किया गया, परंतु इस शब्द से उन्हें स्वयं आपत्ति थी। महात्मा गांधी का कहना था कि गांधीवाद जैसी कोई वस्तु नहीं है और मैं अपने बाद कोई संप्रदाय छोड़ना नहीं चाहता। मैं कभी इस बात का दावा नहीं करता कि मैंने कोई नया सिद्धांत चलाया। आप लोग इसे गांधीवाद न कहें, इसमें वाद जैसा कुछ भी नहीं है, ये कहा गया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को जो हुआ था, 5 मार्च 1931 को, समझौते के बाद एक सार्वजनिक सभा में गांधी जी ने अपने वक्तव्य में कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे,
आप और भी महत्वपूर्ण फैक्ट जो हैं गांधी जी से संबंधित पढ़ सकते हैं। गांधी ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन मुख्य रूप से अपनी 2 पुस्तकों हिंद स्वराज तथा अपनी आत्मकथा में सत्य के साथ मेरे प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में किया था। गांधी जी की रचनाएं शांति और युद्ध में, अहिंसा में, नैतिक धर्म, सत्याग्रह, सत्य ही ईश्वर है, सर्वोदय आदि हैं। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक एक साप्ताहिक पत्र तथा भारत में यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हरिजन सेवक, हरिजन बंधु आदि पत्रों का संपादन किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम था? तो फिनिक्स आश्रम, यानी इनके द्वारा विदेश में जो पहला आश्रम फिनिक्स आश्रम बनाया गया था दक्षिण अफ्रीका में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1904 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, जबकि 1910 में जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने कहा कि धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्युजाल है क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है? ये भी महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने राजनीति के आध्यात्मिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धर्म और राजनीति के सम्मिलन पर बल दिया है। उनका कहना था कि धर्म विहीन राजनीति एक मौत का फंदा है जो कि आत्मा को नष्ट कर देती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नीचे जो वक्तव्य दिए गए हैं इनको देख लेते हैं। कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। गांधी अपवित्र साधनों के प्रयोग के विरुद्ध थे। उनके अनुसार अपवित्र साधनों उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता नहीं करते। तो इसमें दोनों राइट होना चाहिए, बिल्कुल ए और राइट दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जयप्रकाश नारायण के किस विचार से भारत में एक बड़ा आंदोलन हुआ और आपातकाल लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, समग्र क्रांति। 1975 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में जयप्रकाश नारायण ने समग्र क्रांति का नारा दिया था, आप देख सकते हैं। और वहीं चौखंबा सिद्धांत किसने दिया था? चौखंबा सिद्धांत की बात करेंगे तो ये जो है एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। सर्वोदय की बात भी जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई थी और इसमें महात्मा गांधी के द्वारा भी की गई थी। और भूदान जो जीवन दान, ये भूदान आंदोलन विनोबा भावे की द्वारा चलाया गया था। आप देख सकते हैं जयप्रकाश नारायण भारतीय समाजवाद के अग्रणी प्रवक्ता थे। इन्होंने अपनी विचार अपनी पुस्तक वाई सोशलिज्म तथा टूवर्ड्स स्ट्रगल में व्यक्त किया है। इनके अनुसार सोवियत संघ में भ्रष्ट समाजवाद से भी राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति एक ही जगह केंद्रित कर दी है। वह समाजवाद के नाम पर सर्वाधिकारवाद पनप गया है। इसलिए इन्होंने भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को सार्थक बनाने के लिए आर्थिक शक्ति के विकेंद्रीकरण और मिश्रित अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण माना। इंदिरा गांधी के समय में इन्होंने समग्र क्रांति आंदोलन चलाया, जिससे भयभीत होकर सरकार को आपातकाल लागू करना पड़ा था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है? तो जयप्रकाश नारायण ने ही सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गांधी के अहिंसा सिद्धांत के निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सही है? तो इसके देख लेते हैं। गांधी से संबंधित अपने उत्तर के चयन कर निम्न कोटों की सहायता से कीजिए। यह निष्क्रियता नहीं है, इसका मूल सिद्धांत सत्य है, यह कमजोरों का शस्त्र है, यह जन सहभागिता का साधन है। तो 31 का आंसर देख सकते हैं आप लोग, इसमें जो है कोई मैच नहीं कर रहा है। उपयुक्त प्रश्न में सही विकल्प जो है पहला, दूसरा और फोर्थ राइट हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर नहीं दिया गया है। पहला, दूसरा और फोर्थ सही है, तीसरा इसमें रॉन्ग है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो प्रन्यास सिद्धांत भी ठीक है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। इनमें सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रन्यास सिद्धांत का मतलब है ट्रस्टीशिप सिद्धांत। प्रन्यास सिद्धांत अथवा ट्रस्टीशिप सिद्धांत का प्रतिपादन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार पूंजीपतियों द्वारा स्वयं को अपनी संपत्ति का स्वामी न मानकर संरक्षक मानना चाहिए, ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, गांधीवादी अर्थव्यवस्था निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर यानी नास के सिद्धांत पर आधारित है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, महात्मा गांधी ने इस पर विश्वास किया, किस पर विश्वास किया था? साधनों की विशुद्धता पर। ठीक है, साधन जो है विशुद्ध होने चाहिए, बिल्कुल शुद्ध रूप से होने चाहिए। किसी भी काम में जो है आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त के लिए जो आप साधन अपनाएंगे वो साधन विशुद्ध होने चाहिए, बिल्कुल शुद्ध रूप से किए गए कार्य होने चाहिए, अनैतिकता पर आधारित नहीं होनी चाहिए, ताकि उसका फल नहीं मिलेगा।
ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, गांधी के सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वाक्य सही नहीं है? तो कहा गया था सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, ये गांधी के द्वारा नहीं कहा गया था, बाकी तीनों राइट हो जाएंगे। सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास वाला होना चाहिए, और सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, गांधी ने अपने विचारों को निम्न में से किस आधार पर प्रकट किया है? तो प्रयोग के आधार पर, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, गांधी विद्यमान शिक्षा व्यवस्था को किसके द्वारा परिवर्तित करना चाहते थे? तो मूल शिक्षा के माध्यम से, यानी बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन आप रीड कर सकते हैं। 1937 में गांधी जी ने वर्धा में हो रहे शिक्षा सम्मेलन में अपनी मूल शिक्षा की एक योजना प्रस्तुत की, जिसे वर्धा शिक्षा के नाम से जाना गया बाद में, जिसमें मैट्रिक स्तर तक अंग्रेजी रहित शिल्प शिक्षा का प्रावधान था। गांधी की बुनियादी शिक्षा राष्ट्रीय सभ्यता संस्कृति के नजदीक थी, साथ ही सामुदायिक जीवन के आधार पर भूत व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है? तो गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प जो है यानी ट्रस्टीशिप है, यानी नाशधारता या प्रन्यास से संबंधित है। आप इसको देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा जाता है? तो अशांति का अग्रदूत बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा उनको भारतीय अशांति का जनक, द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तिलक को भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा किसने दी? वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा दी गई थी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिया था? ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में कहा गया था। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वह साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इसी प्रकार महात्मा गांधी भी साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। वहीं गोखले के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू की प्रेरणा से समाज के समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो ये अवार्डी अधिवेशन 1955 में हुआ था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन 1955 में नेहरू की प्रेरणा से समाज के समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। यह हर्जबर्ग के द्वारा दिया गया था। द्वितत्वीय सिद्धांत, जिसको एक्स और वाई का सिद्धांत भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं द्वितत्वीय सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी भी के नाम से भी जाना जाता है, का प्रतिपादन फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने किया था। हर्जबर्ग के अनुसार कर्मचारी उपलब्ध अनुरक्षक तत्वों के प्रति संतुष्ट रहते हैं और उनमें किसी तरह की वृद्धि से प्रेरित नहीं होते, जबकि कमी से हतोत्साहित होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, डेविड एप्टर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजनीति विश्लेषण की महत्वपूर्ण परंपरा नहीं है? तो एक सदनवाद, यानी डी इसका राइट आंसर हो गया। एप्टर ने अपनी कृति द पॉलिटिकल ऑफ मॉडर्नाइजेशन में एक सदनवाद को राजनीतिक विश्लेषण की परंपरा में शामिल नहीं किया है। बाकी बहुलवाद, संस्थावाद और संरचनावाद की बात की गई है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यह कथन किसका है? कुछ व्यक्ति शासन करे तथा अन्य व्यक्ति शासित हो, यह न केवल एक अनिवार्य व्यवस्था है बल्कि लाभप्रद भी है। अपने जन्म के समय से ही कुछ व्यक्ति पराधीन के लिए नियत होते हैं एवं अन्य व्यक्ति शासन करने के लिए। तो ये कहा गया था अरस्तु के द्वारा। ठीक है, एरिस्टोटल कहते हैं कि कुछ व्यक्ति पैदा ही शासन करने के लिए होते हैं और कुछ व्यक्ति पैदा ही दास यानी गुलाम प्रथा के लिए होते हैं। ये इनके द्वारा कहा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादियों को तामस पुत्र और आदर्शवादियों को प्रकाश पुत्र की संज्ञा किसने दी है? ये नाइवर के द्वारा की दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद को यानी रियलिज्म को तामस पुत्र और आदर्शवादियों को प्रकाश पुत्र की संज्ञा जो है नाइवर के द्वारा दी गई थी। आप देख सकते हैं राइनहोल्ड नाइवर ने प्रकाश की संतान और अंधकार की संतान की चर्चा की है। प्रकाश की संतान वे लोग हैं जो यह मानते हैं कि स्वहित को अधिक सार्वभौम नियमों के अधीन रखना चाहिए, यानी स्वहित की बात करते हैं और विश्व कल्याण के साथ उनका मेल बैठना चाहिए। दूसरी ओर अंधकार की संतान वे लोग हैं जो अपने संकल्प और हित के अलावा कोई और नियम नहीं जानते। इस आधार पर नाइवर ने अंधकार की संतान यथार्थवादी को दुष्ट और बदमाश तथा प्रकाश की संतान आदर्शवादी को पुण्य आत्मा मानते हैं।
इसके अनुसार अंधकार की संतान समझदार है क्योंकि वह आत्मसंकल्प स्वहित की शक्ति को पहचानते हैं, जबकि प्रकाश की संतान आदर्शवादी मूर्ख हैं क्योंकि वे आत्मसंकल्प स्वहित की शक्ति को ठीक से न पहचानने के कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अराजकता और अव्यवस्था के खतरे को बहुत छोटा करके देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मूने के अनुसार स्टाफ कार्य के 3 पक्ष कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। मूने और रैले के द्वारा स्टाफ कार्य के 3 जो कार्य बताए थे, सूचनात्मक, पर्यवेक्षणात्मक और परामर्शकारी, ये तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इनको, एक्सप्लेनेशन इसका रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आज का अंतिम क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन अब बाद में करेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो। किंतु प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि किस संसद राजा को आस्तीनवादी अर्थ में प्रभुसत्ता संपन्न संस्था समझना असंगत है। यह कथन किसका है? यह हेरोल्ड लास्की का यह कथन है। ठीक है, आप बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। लास्की का कथन है कि वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि संसद को आस्तीनवादी अर्थ में प्रभुसत्ता संपन्न संस्था समझना असंगत है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।